आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का योगदान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेटो। पूर्व जो अपने वीडियो हमने जारी किए हैं उस पर जो अपने चर्चा की है, आज उसके सारांश के रूप में हम इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेटो, प्लेटो का योगदान। देखिए, प्लेटो राजनीतिक विज्ञान का यूनानी दार्शनिक और प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु है उसको राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। और प्लेटो का जो गुरु था सुकरात, उसने एक बात कही थी, सद्गुण ही ज्ञान। सद्गुण सद्गुण ही ज्ञान। ये सुकरात ने जैसे वाक्य कहा, तो प्लेटो जिस परिवार से था, उन अभिजात्य परिवार सहित जितने भी राजशाही परिवार थे, उन्होंने सुकरात को राजद्रोही मानते हुए, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उनको मृत्युदंड की सजा। जब सुकरात को विस्फान करवाया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, तत्कालीन कालखंड की व्यवस्थाएं थी, अपराधी को दंड नायक यानी कि राजा, उस समय न्यायमूर्ति या दंड नायक या न्यायाधीश जो भी बोलते थे वो राजा ही होते थे, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक व्यक्ति में ही। तो राजा ने जो मृत्युदंड की सजा दी, जो बात कही, वो उस समय के लोगों को माननी पड़ती थी। सुकरात ने उस मृत्युदंड को स्वीकार किया, सहज स्वीकार किया। लेकिन प्लेटो को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनके मन में एक कसक सी, टीस सी उत्पन्न हो। उसने तय कर दिया, ज्ञान ही सद्गुण है। इस ज्ञान ही सद्गुण है, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सुकरात के अधूरे कार्य को मैं पूरा करूंगा। तो उसने कहा उसके लिए जो किंग है वो फिलोसोफर होना चाहिए, दार्शनिक किंग होना चाहिए, आइडियल स्टेट होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग के इस चिंतन को पूरा करने के लिए प्लेटो ने सद्गुण को आधार मानते हुए उन्होंने कहा, नागरिक यदि सद्गुण होंगे, अच्छे गुणों के होंगे, तो राजा स्वतः ही हो जाए। राजा का किस प्रकार निर्माण हो जिसमें सद्गुण यानी कि अच्छाई के गुण हो, तब उसने सबसे पहले आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग, सबसे पहले आइडियल स्टेट। तो नागरिकों के चरित्र के निर्माण के लिए उसने एक वाक्य जो कहा है, उसने कहा, राज्य की पहचान राज्य में स्थित बालू का स्तूप, पत्थर की चट्टान, वृक्षों से नहीं होती है, बल्कि राज्य के अंदर अधिवास करने वाले नागरिकों के चरित्र से हो। तो चरित्रवान नागरिकों का निर्माण किस प्रकार हो, उस हेतु प्लेटो ने क्या किया, नागरिकों के लिए शिक्षा सिद्धांत और न्याय सिद्धांत, फिर तीसरा सिद्धांत साम्यवाद का दिया। उसने तत्कालीन कालखंड में यूनान में जो दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं प्रचलित थी, उन पर प्रहार किया। उसने कहा, उस कालखंड में एथेंस और स्पार्टा दो प्रकार की शिक्षा योजनाएं थी। एक पर राज्य का नियंत्रण था, इसलिए वो शिक्षा पद्धति आम व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, इसलिए अनुचित थी। दूसरा, राज्य का नियंत्रण नहीं था, महंगी थी। राज्य नियंत्रित शिक्षा योजना में जो सैनिक वर्ग का निर्माण
करने के लिए केवल शिक्षा दी जाती थी। तो प्लेटो ने कहा शिक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, आम व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो प्लेटो ने उस कालखंड में, वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, प्लेटो ने उस कालखंड में विद्यार्थियों उस कालखंड में शिक्षा योजना का जो प्लेटो वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के रूप में जो वर्गीकरण करता है, वर्गीकृत करता है, वो वर्तमान में एकदम पारदर्शी और प्रासंगिक है। तो उस शिक्षा योजना के माध्यम से प्राथमिक वर्ग की जो शिक्षा है उसमें संगीत, योग, व्यायाम, गणित, ज्योतिष, तर्क, दर्शन, द्वंद्व, इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए प्लेटो प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के बाद में 6 वर्ष की शिक्षा से लगा करके 20 वर्ष, 6 से 20 वर्ष तक जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, उस प्राथमिक शिक्षा से उत्तीर्ण विद्यार्थी को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए और वह उच्च शिक्षा प्राप्त। उच्च शिक्षा में भी वैज्ञानिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और दार्शनिक शिक्षा, ताकि सद्गुण, चरित्रवान, अच्छे नागरिक का निर्माण। प्लेटो इस बात से विकसित था, जानता था प्रजा यदि सद्गुणी होगी और राजा यदि फिलोसोफर होगा तो ही दार्शनिक राज्य का निर्माण हो सकता है, आइडियल स्टेट का निर्माण हो सकता है। इसलिए फिलोसोफर किंग तथा नैतिक शिक्षा जो प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए, उसकी प्रतिबद्धता दृढ़ता से उस समय से लागू। तो व्यवहारिक रूप से भी प्लेटो देखता है दर्शन और द्वंद्व में उस प्रकार का चिंतन देता है जिससे शिक्षा योजना बहुत अच्छी, उचित और चरित्रवान नागरिकों के निर्माण के साथ साथ फिलोसोफर किंग और आइडियल स्टेट का निर्माण। उसके बाद प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत, पत्नियों का और परिवार का साथ और संपत्ति का साथ। परिवार के साम्यवाद में या संपत्ति के साम्यवाद में प्लेटो परिवार से फिलोसोफर किंग को वंचित रखता है, संपत्ति से वंचित रखता है। वो कह रहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, शासक, ताकि वो निष्काम भाव से निसंक होकर के न्याय किए निर्णय ले सके। आज हम देखते हैं हमारे जैसे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, वर्तमान में राजा को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो उन प्रधानमंत्रियों के बारे में हम चिंतन करते हैं तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें सबसे अच्छा, जिस पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, अटल बिहारी वाजपेयी। कारण उनके परिवार नहीं था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के बाद में जनसंघ की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख नेता के रूप में प्रधानमंत्री बने। ध्येयनिष्ठ राजनेता के रूप में उन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता। उसका कारण वही प्लेटो का चिंतन, उन्होंने परिवार नहीं बसाया। तो प्लेटो परिवार के इस साम्यवाद से न्याय के शासक का निर्माण कर सकता है, फिलोसोफर किंग का निर्माण कर सकता है। उसके बाद में आता है संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो संपत्ति से इनको वंचित करता है, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई आग्रह, दुराग्रह या कोई संपत्ति यदि वो एकत्र नहीं करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, तो निश्चित रूप से न्याय भी होगा। क्योंकि वो संपत्ति का संग्रह करेगा तो किसके लिए करेगा? उसने कहा यदि आइडियल स्टेट का फिलोसोफर
फिलोसोफर किंग हमें बनाना है तो परिवार और संपत्ति से उसको वंचित रखना। आज जितने भी नेता है, देखिए अपने परिवार को प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, कोई बाप अपने बेटे को, कोई माँ अपने बेटे को, कोई भाई अपने छोटे भाई को स्थापित करने के लिए राजनीति में सक्रिय है। परिवारवाद या वंशवाद जो बढ़ रहा है उसका कारण भी नहीं, तो परिवार होगा ही नहीं। तो निश्चित रूप से फिलोसोफर किंग निशंक होकर के निष्पक्षता से सारे बन जाए। तो प्लेटो अपने इस साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से फिलोसोफर किंग तथा आइडियल स्टेट का निर्माण किया। प्लेटो का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्लेटो के योगदान के बारे में हम गंभीरता से देखें तो प्लेटो में जो न्याय सिद्धांत है, तत्कालीन कालखंड की जो न्याय व्यवस्थाएं प्रचलित थी उस पर प्रहार किया। उसने कहा कि वर्तमान की जो न्याय व्यवस्था है, जो पॉलीमार्कर, थ्रेसिमिक्स या ग्लोकॉन कि जितने भी राजनीतिक पक्षकार या यूरोपियन विचारक न्याय की व्यवस्था दे रहे हैं वह असंगत और अनुचित है। उसने कहा जो व्यक्ति आज किसी से उधार ले रहा है उसको हर एक परिस्थिति में चुकाना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, यही न्याय है। हम ऊपरा ऊपरी रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप से बात सत्य लगती है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब किंग होता है, राजा होता है, उसको प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नहीं बोलना चाहिए। आज भी भारत के प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसकी सूचना देते कि हमारा शस्त्रागार, हमारा परमाणु बम, हमारी मिसाइल्स, हमारे टैंक सारे उस ठिकाने पे रखे, दूसरे बल क्या होगा उसको नस्ते नाबूद कर देगा। प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नहीं बोलना चाहिए। विजय किस शासक को जो विजय की आकांक्षा रखने वाला राजा है, फिलोसोफर किंग है, दार्शनिक राजा है, उसको सदैव परिस्थिति के अनुसार सत्य बोलना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार झूठ बोलना चाहिए। उधार चुकाना, समझ लो कोई सामान्य परिस्थिति में किसी ने आपसे कोई खंजर उधार दिया, तलवार उधार दिया, आज वो असामान्य बुद्धि का हो गया, उस चित्त विकृत हो गया और आपकी खून का प्यासा है, वो दूसरे पल यदि आप उधार दी हुई वस्तु, खंजर उसको दे देते हो तो दूसरे पल आपकी हत्या। तो तत्कालीन कालखंड की जो न्याय व्यवस्था है, ग्लोकॉन कहता न्याय भय का शिशु है, ऐसा नहीं है। न्याय अंतःकरण की विषय वस्तु है। प्लेटो खंडन करते हुए कहता है न्याय अंतःकरण की विषय वस्तु, तो उस अंतःकरण की विषय वस्तु के माध्यम से प्लेटो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, वो कहता है समाज के अनुरूप जो न्याय चलता हो सामाजिक न्याय, व्यक्ति के गुणों के अनुरूप चलता हो व्यक्तिगत न्याय। प्रत्येक व्यक्ति में कमोबेश 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और स्वीकार। उसी के अनुरूप समाज के 3 वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, उन तीनों ही वर्गों में समाज को विभाजित करते हुए और समुचित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही प्लेटो का उद्देश्य। इस प्रकार विभिन्न आयामों के माध्यम से प्लेटो एक आइडियल स्टेट का निर्माण करना चाहता है। उसका संचालक फिलोसोफर किंग होना चाहिए ताकि न्याय प्रियता प्रतिष्ठित हो सके। इस प्रकार प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत फिलोसोफर किंग का निर्माण करना चाहता है।